वेट कर रहे हैं, अब आए 1000 आए, 1500 आए, 2000 आए, 3000, 20,000 की बातें करते थे, 50,000 की बातें करते थे। तो उनकी पोल तो खुलने वाली शाम को, और मालूम पड़ जाएगा कि वो चाहते क्या हैं। आज देश में, प्रदेश में इतनी बड़ी समस्याएं होती है, लोग इंतजार करते हैं कि भाई जब असेंबली आएगी तो हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे। महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। बेरोजगारी तो विस्फोटक स्थिति के अंदर है। बिहार में ट्रेनें चल रही है, पहली बार सालों बाद में देखा कि ट्रेन चल रही है, और अगर समय पर इस पर काबू नहीं किया गया तो पता नहीं ये युवा किस दिशा में जाएंगे। जब हालात ये हो देश के अंदर, तो सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, उनकी प्रायोरिटी होती है कि उनको मुद्दों को हल कैसे करें, और उसके अंदर कायदा होता है कि पक्ष विपक्ष अपनी बात रखें, और विपक्ष की तो ये ड्यूटी है कि वो कमियां बताए। 1 साल पहले बजट पेश किया हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय, वो हमें कमियां बताते कि साल भर में आपके बजट में ये वादे किए तो पूरे नहीं किया आपने, महंगाई बढ़ी उसमें आप क्या कर रहे हो, बेरोजगारी के लिए रास्ते में क्या आपकी सोच है, और भी कई मुद्दे। क्योंकि देश में तो ऐसा हालात मैंने कभी देखे ही नहीं। आज जो हालात देश में हैं, जो माहौल 75 साल में जब पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, गांधी जी की सानिध्य में जो हमारे अनेकता में एकता वाले मुल्क में जो नीतियाँ बनी, कार्यक्रम बने, सिद्धांत बने, संविधान की स्थापना हुई डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में, वो भावना कहाँ है? आज खतरे में है संविधान भी और खतरे में लोकतंत्र भी। ये माहौल देश के अंदर है। वो चिंता पक्ष विपक्ष सबको होनी चाहिए। इन सब से बचने के लिए मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय, उनको मालूम है कि इस बार सत्ता पक्ष के लोग सब जान चुके हैं कि ये केंद्र सरकार देश को किस दिशा में ले जा रही, किसी को नहीं मालूम। ये देश किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ये माहौल देश के अंदर अविश्वास का, अशांति का, तनाव का, हिंसा का माहौल है। वो चिंता पूरे देशवासियों को है। इन सब से बचने के लिए इनके हाईकमांड के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। 3 साल में इन्होंने एंटी इंकमेंडी पैदा नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ में। इनको इस बार तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली कहते हैं कि इस बार एंटी इंकमेंडी नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या बात बोले। और दिल्ली से ऊपर से हुक्म कि आप 3 साल में ऐसा निकम्मापन दिखाया आपने, आप कोई सरकार विरोधी लहर पैदा क्यों नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय इन सबको कह रखा है, इश्यू है या नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ, और किसी ढंग से जनता की निगाह में सरकार को बदनाम करो। और झूठे बदनाम करने में तो ये लोग माहिर हैं, इनकी पार्टी माहिर है, इनके नेता माहिर है। मार्केटिंग करना है, काम कुछ करो या नहीं करो, मार्केटिंग इतनी शानदार करेंगे कि गुजरात मॉडल दिखने लग जाएगा देश को। सबको मालूम है कि क्या क्या नहीं किया, कैसी सत्ता में आ गई। ये स्थिति में हम चल रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय की स्थिति बड़ी विकट है। अब जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे उस पर बहुत ही हंसी आती है कि अभी बात करते हैं रीट की परीक्षा को लेकर के। अब मैं अध्यक्ष महोदय आपको कहना चाहूँगा कि जिस रूप में इनकी मंशा है कि रीट की परीक्षा सीबीआई से देने का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है साल भर तक की जांच पूरी नहीं हो, और ये जो बच्चों के एग्जाम नौकरी लगनी है, जो लगने वाली थी अभी, वो साल भर चल जाए और सरकार को बदनाम करेगा, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। ये इनकी मंशा है। षड्यंत्र ही इनका है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये मेरे पास आंकड़े हैं।
एक तो अभी 5-7 दिन पहले 9 फरवरी को लोकसभा के अंदर हमारे माननीय सांसद ने, नागौर सांसद ने पूछा सवाल कि कितने केसेस सीबीआई के राजस्थान से पिछले 10 साल में दिए गए। हमारे धन्यवाद जी ने पूछा सवाल, जवाब दिया गया 10 साल में 37 केस मिले, सिर्फ 2 में इन्वेस्टिगेशन हुआ, 7 क्लोजर हो गए और 27 ट्रायल के स्टेज पर है और एक दोष मुक्त हो गया। आप बताओ अध्यक्ष महोदय, अभी हमने केस दे रखा है पाली में मनोहर राजपुर गुमशुदगी का, जोधपुर के लवली कंडारा एनकाउंटर का, अलवर की मंदिर बालिका का, कोई उस पर कोई जवाब भी अभी तक नहीं आया और इन पर कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है। हम बच्चों की चाहते हैं कि समयबद्ध कार्यक्रम जल्दी घोषित करके अगले 10 दिन में हम चाहेंगे कि अगले 4-6 महीने में नौकरी लगनी शुरू हो जाए। 33,000 नौकरियाँ 32,000 नौकरियाँ में निकाली थी, पहले 20,000 बढ़ाई, फिर 10,000 और बढ़ा दी, 30,000 और बढ़ा दी, मैंने 62,000 नौकरियाँ लग रही हैं। 62,000 नौकरी रुके कैसे लग नहीं पाए। उसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से ही कभी हाई कोर्ट में, कभी किसी कारण से नौकरियां रोकने का प्रयास कुछ लोग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी मांग क्या उचित है। कटारे जी नेता प्रतिपक्ष तो हैं, पर साथ में एक शिक्षक भी है। उन्होंने खुद ने कहा, मैं भी परसों उनका स्पीच सुन रहा था घर से, कि मैं शिक्षक हूँ और मुझे मालूम है कि सीबीआई में बहुत वक्त लगता है, मुझे मालूम है। ऐसे जो ये अच्छा काम कर रही है, अरे भाई अच्छा काम कर रही तो फिर आप समझो अपना हाईकमांड को कि आप मुद्दा गलत पकड़वा रहे हो हम लोगों को। अच्छा काम करे, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया एससीजी को। मैंने खुद ने देखा जब पहला स्टेटमेंट उनका आया था, जैसे वो जयपुर आए ऊपर दबाव पड़ा तो आगे पलट गए। नेता परिपक्ष को इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो सही बात कहे। और किस तरह से ये मांग कर रहे हैं सब मिल करके, इसलिए किसी ढंग से बच्चों की नौकरी नहीं लगे। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से भी कि इनकी जो चाल है उसमें आप उनको समझ जाएं, ये चाल को पर्दाफाश करें उसका। और जिस रूप में इन्होंने पूरा सदन को डिस्टर्ब कर रखा है। माननीय राज्यपाल महोदय का स्पीच चल रहा था और आपने उनको इशारा भी किया राज्यपाल महोदय को, उन्होंने आपकी बात को तवज्जो दे करके इनसे रिक्वेस्ट करी, उसके बाद में इन्होंने परवाह नहीं करी उसकी, क्योंकि इनको तो जो इनका एजेंडा है उसको इनको आगे बढ़ाना है। कैसे सरकार को बदनाम करो, झूठा बदनाम करो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई को ट्रायल दिला के ये 1 साल बर्बाद करना चाहते कम से कम, और पता नहीं 1 साल में वो किस स्टेज पे केस को लाएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत शानदार काम किया एसओ जी ने, मैं उनकी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस दिन से इत्तला मिली, ये पहला केस है देश के अंदर। आप देखिए कितनी जगह पर ये आपके केसेज जो है देश के अंदर, तो दूसरे राज्यों में भी परीक्षाएं जो है, गुजरात में कितनी परीक्षाएं जो पेपर लीक हुए हैं। गुजरात में नॉन सेक्रेटरी क्लर्क, हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पेपर, मध्य प्रदेश में एसडीओ, AREO और नर्सिंग भर्ती परीक्षाएं, यूपी में दरोगा भर्ती और यूपी में UPPCL भर्ती, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी, UPPAT, UPTET परीक्षा और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित UGC नेट 21 2021 नीट परीक्षा, SSC CGL भर्ती, थल सेना में जनरल ड्यूटी। ये परीक्षाएं सब जगह पेपर लीक हुए हैं देश भर के अंदर।
तय पे जाना चाहिए कि कारण क्या है। देख महोदय कि ये स्थिति क्यों बन रही है देश के अंदर, पेपर लीक होते जा रहे हैं, गैंग बन जाती है, ये स्थिति क्यों बन रही है? कुछ कारण होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा युवाओं के अंदर, जो हालात बन गए देश के अंदर, जिस प्रकार का माहौल बनता है उस प्रकार का बिहेव जनता करने लग जाती है। माहौल बनाने वाले दोषी कौन है? एनडीए गवर्नमेंट है और बीजेपी है। बर्बाद कर दिया देश को, बर्बाद कर दिया है। पूरा देश चिंतित है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, फिर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए। एक तरफ तो त्याग बलिदान की कहानी आज़ादी के पहले की बात के हमारे साथ में है। ये लोग 70 साल में क्या किया जुमला बोल देते हैं, 70 साल में क्या किया जुमला बोल देते हैं, क्योंकि इनकी तो सोच अलग तरह की है। इनकी सोच तो अगर कोरोना आ गया, दुनिया चिंतित हो गई क्या होगा। और हमारे केंद्रीय मंत्री कहते हैं अर्जुन मेघवाल, भाभी जी पापड़ खाओ, भाभी जी पापड़ खाओ, आपको कोरोना चला जाएगा। ये वो सोच वाले लोग हैं। शेखावत साहब कहते हैं गजेंद्र जी बालाजी को नारियल चढ़ाओ। कमाल है। अगर ये बातें जनता को बताएंगे कि इससे आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, बेचारा वो जाएगा नहीं टाइम पे अस्पताल के अंदर, मर जाएगा। मर गए कई लोग तो, इनकी बेवकूफ़ियों से कई लोग मर गए हैं, किसी को नहीं मालूम है। ये पापड़ खिला रहे हैं, नारियल फोड़वा रहे हैं बचाने के लिए। बताइए आप, ये स्थिति कभी ताली बरसती है, कभी थाली बरसती है। क्या हो रहा है देश के अंदर, हो क्या रहा है देश के अंदर। ब्लैक फंगस क्या भयंकर बीमारी आई। 500 पेशेंट तो यहाँ आगे, 500 पेशेंट ब्लैक फंगस, पूरा आधा चेहरा जो है, क्या क्या नहीं हुआ। मैं तो देख के आया अस्पताल के अंदर। शानदार काम किया हम लोगों ने। तो मैं निवेदन कर रहा था आपको, दूसरे राज्यों में सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं सीबीआई की मांग नहीं हो रही है। वो जानते हैं कि लेट हो जाएंगे हम लोग। हमारे प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार थी, इनके वक्त में देखिए आप आरएस का परीक्षा 14 का, आज ये परीक्षा 14, एलडीसी परीक्षा 14, आरपीएमडी परीक्षा 14, जेल पहरी परीक्षा, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा, आईटीआई सेकंड सेमेस्टर परीक्षा 2017, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18, रीट परीक्षा 2016, रीट परीक्षा 2018, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वार्षिक पेपर परीक्षा। ये कितने पेपर हुए बीजेपी के राज के अंदर। ये पूछो, थोड़ी बहुत तो कॉन्शियस आप कैसे लोग करते हैं, इस प्रकार झूठ बोल करके राजनीति करने की, असत्य बोल रहे हो, ये मेरे तो समझ के परे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार चाहती है कि नौकरियाँ लगे। 1 लाख नौकरियाँ हम लगा चुके हैं अभी तक, और करीब 1 लाख के आसपास नौकरी का काम चल रहा है। प्रक्रिया के अंदर है, और अभी 20 और उन्होंने बढ़ा दी है, तो 1 लाख से अधिक नौकरियाँ तो प्रक्रियाधीन हो गई है। 1 लाख लग चुकी है। इनको पूछे तुम्हारे वक्त में कितनी लगी नौकरियाँ 3 साल के अंदर। इतने मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि इस रूप में जो ये तमाशा कर रहे हैं, आपने बहुत प्रयास किए, मैं जानता हूँ। आप स्पीकर यानी सदस्य के हैं, साथ में आप कस्टोडियन होने के नाते आप अपना फर्ज समझते हैं किस प्रकार से पक्ष विपक्ष मिल करके हाउस के अंदर बिजनेस हो और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बहस हो। उसमें इनकी रुचि नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये मैं इनको आरोप लगाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जिस रूप में मुद्दे उठा रही है, बजट पेश कर रही है, कोरोना के बावजूद भी हमने कोई कमी नहीं रखी। कोरोना के बावजूद हमने, आप देख लीजिए कि जो बजट पेश किया उसका सभी ने उसको अप्रिशिएट किया था, पूरे प्रदेशवासियों ने। और खाली बजट की घोषणा नहीं की मैंने, बल्कि आप सबको मालूम है कि अधिकांश घोषणाएं जिसमें पूरी हुई है, 70% तो घोषणा पत्र पूरा हुआ 3 साल में। 80% के आसपास सेंक्शन निकल गई, काम शुरू हो गए, सड़कों के हों या पानी के हों, बिजली के हों, या कोई तहसील खोलने की बात हो, कॉलेज खोलने की बात हो, नगर पालिका बनाने की बात हो,
अधिकांश काम जो हमारे साथियों ने मुझे दिए, अधिकांश काम लागू भी हो गए, प्रारंभ भी हो गए। अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू जी के ज़माने से ही इस देश का सौभाग्य एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला दूरदृष्टि वाला, जिसने उस जमाने में कल्पना कर ली थी देश का भविष्य क्या होगा। उसी जगह में बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने आए और साथ में वो संस्था आई जो विश्व के अंदर प्रतिष्ठित थी, चाहे वो IIT की तरह थी, IIM, एम्स, नेहरू का विजन था, DRDO, ICAR, ISRO, PGI, SMS जैसे हॉस्पिटल उस पर बना था। ये भी, ये अध्यक्ष महोदय उस जमाने के जो फैसले हुए उसके कारण आज देश जो है वर्तमान स्थिति में पहुंचा है 21st सेंचुरी में। प्रधानमंत्री जाते दुनिया के मुल्कों में उनका सम्मान होता है, तो इसलिए सम्मान होता है कि 70 साल में आपका देश कहाँ पहुंच गया है। सम्मान इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता कि आपने झूठे वादे किए प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए सम्मान नहीं होता उनका। ये समझना चाहिए उनको, खुद को भी। जो समझ नहीं पा रहे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो माहौल बन गया है RSS और BJP का, उस माहौल में वो उड़े जा रहे हैं। और समय आने पर पब्लिक उनको आईना दिखाएगी कि आप क्या भाषा बोल रहे थे इंडिया गेट पर, क्या बोल रहे थे। डंके की चोट हम बताएंगे कि 70 साल में कमियां क्या रही। अरे ऐसी सोच रखने वाले क्या इतिहास बनाएंगे देश के अंदर। अरे इतिहास जो है आपका, अगर उसको आप सही परिप्रेक्ष्य में रखोगे पब्लिक के सामने, तब आप खुद इतिहास बनाने के काबिल बनोगे। कमियां बताओगे, उपलब्धि नहीं बताओगे, ये उनकी सोच है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी सोच आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के साथियों को कहना चाहूँगा कि पिछली बार भी जो मांगा मैंने कॉलेज खोले, मैं कोई कंपेयर करूँगा तो टाइम लग जाएगा कि BJP शासन में क्या क्या किए गए। खाली ये कि बहुत 81 कॉलेज खोले गए 5 साल में, और हमारे वक्त में 123 कॉलेज खोल दिए 3 साल के अंदर। ये सारे आंकड़े मेरे पास में, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। स्कूलें क्रमोन्नत की गई, प्राइमरी स्कूल खोली गई, मॉडल स्कूल बनाए गए। कस्तूरबा गांधी उन्होंने 5 वर्ष में एक नहीं बनाया, हमने 20 बना दिए। कस्तूरबा भी सब कुछ किया। और नीति आयोग ने खुद ने 19-20 की परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को A+ दिया है। अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग ने दिया है। इंस्पायर अवार्ड में 2021 में राजस्थान प्रथम है इंस्पायर अवार्ड में। अध्यक्ष महोदय, हमारे मिस्टर गोविंद दत्ता जी बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री थे तत्कालीन। इनका खुद की सोच थी कि बच्चों को इंग्लिश सिखाई जानी चाहिए। जमाना बदल गया, 21st सेंचुरी में जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि 562 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली। उसका बंदा लगा लीजिए कि आप किस प्रकार से हमने जो शुरुआत करी है इंग्लिश स्कूल की, और 5000 की आबादी के गाँव को हमने टारगेट बनाया है। अगला बजट आएगा, हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश स्कूलों के माध्यम से स्थान के अंदर आप महसूस करोगे 10-15 साल के बाद में किस प्रकार से बच्चे जो है आपके परिवार के, गांव के परिवार के बच्चे, वो ज़बान पे इंग्लिश रहेगी हिंदी के साथ साथ में, कॉन्फिडेंस रहेगा बोलने का, इंग्लिश बोलने का। ज़माना बदल गया है, आज प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। इंटरनेशनल भाषा एक प्रकार से इंग्लिश बन गई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। मैं नहीं बोल सकता। बचपन मैंने विरोध किया था इंग्लिश का, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसे ही था। दक्षिण वाले विरोध करते थे हिंदी का, हम विरोध करते थे इंग्लिश का। कोई बोर्ड हो तो जला दो इंग्लिश के बोर्ड को। उस जमाने में इंग्लिश क्या काम आएगी, बाद में मालूम पड़ा इंग्लिश क्या काम आती है। तो हमने खुद ने सपोर्ट किया शिक्षा मंत्री जी को। राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर होगा जहाँ गांव-गांव में इंग्लिश स्कूल खुल रही है। जितनी आप मांगोगे उतनी मिलेगी आपको। टीचर की भर्ती भी होगी इंग्लिश वालों की।
कुछ भी करेंगे राजस्थान में मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज शानदार बने, चौमुखी प्रतिभा वाला बने, ये मेरी सोच है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बंद करने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी को 2 बंद कर दी और बंद कर दी, पर मैं समझता हूँ बलवान पूने ने ठीक कहा, जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज़्यादा है। जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज़्यादा है। इसीलिए ये अप्रोच ये रखते हैं कि शिक्षा से क्या मतलब है, शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज़्यादा। ये भाजपा के विधायक बलवान पूने ने भी कहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान आज वो राजस्थान नहीं रहा है। आज राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। राजस्थान में IIT आ गई, IIM उदयपुर में आ गया, IIIT कोटा में आ गई, एम्स जोधपुर के अंदर आ गया, विश्वविद्यालय की तो झड़ी लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि 20 साल पहले अध्यक्ष महोदय आप भी मंत्री थे मेरे साथ में, तब हमने शुरुआत करी थी प्राइवेट सेक्टर को देने का। उसका परिणाम है आज मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज, सब एम्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। आज छीनी राजस्थान में बदलाव आए। किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर में हमने अलाउ किया उनको प्रोत्साहन दें, क्योंकि सब काम सरकारी स्तर पर नहीं हो सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर मिला है तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे पहले आते थे महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर, कर्नाटका के अंदर, वो नौबत खत्म हो गई करीब करीब, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारी सोच है और इनकी सोच क्या है वो आज राजस्थान प्रदेश जनता जानती है। अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सेवा का सरकारी टॉप प्रायोरिटी पे है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने शुरू से ही इस पर जोर दिया है किस प्रकार से फ्री मेडिसिन हो, किस प्रकार से अपने टेस्ट फ्री हो जाए। मुझे खुशी है कि राजस्थान देश में सबसे अग्रणी राज्य है जहाँ पर टेस्ट भी है और साथ में मेडिसिन फ्री रखी है। अब जो हम लेके आए हैं, और अध्यक्ष महोदय भी मैं कहना चाहूँगा, जो हमने निरोगी राजस्थान की शुरुआत करी थी 19 के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, कम से कम मेडिसिन की जरूरत पड़े एक, इस शुरुआत में हमने लॉन्चिंग अच्छे ढंग से किया था। बड़े बड़े डॉक्टरों को बाहर से बुलाया और जो तैयारी कर रखी थी निरोगी राजस्थान की, पहला सुख निरोगी काया को ध्यान रखते हुए, तो जो हमारी तैयारी थी वो तैयारी काम आ गई कोरोना के अंदर। कोरोना में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने काम किया, मेरे तमाम साथी जानते हैं कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, NGO को जिसमें साथ लिया, आम जनता ने साथ दिया, एक माहौल बन गया, कोई भूखा नहीं सोए, उसके हिसाब से सब लोगों ने अपना धर्म निभाया। और कैसी भी प्रॉब्लम आ गई, पर पहली फेज में, पहली लहर में लोग चिंता कर रहे थे अस्पताल में जाएंगे कैसे, अंदर कैसे जाएंगे, नर्सेज हो, डॉक्टर हो, वो भी गए और हमने बहुत शानदार तरीके से उसका मुकाबला किया। शानदार पैकेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में कहा 50,000 रुपये का। हमने पहले से जो ऑर्फन हैं उनको 1 लाख रुपये, 2,500 प्रति पेंशन पर लो, और 18 साल होने पर 5 लाख रुपये मिलेंगे। और जो हमारी विधवा बहनें हैं उनके लिए भी 1 लाख रुपये और 1500 की पेंशन ताज जिंदगी। इस प्रकार से हमने आगे बढ़ कर के सब बच्चों के लिए भी व्यवस्था करी कि कैसे वो अपना ज़िंदगी आराम से गुजार सके। शानदार पैकेज मिला है राजस्थान के अंदर। और इसी रूप में हमने जो कुछ भी उस वक्त संभव होगा, चाहे चार्टर प्लेन भेजना पड़ा हो मुंबई में, भेजा हमने कि एक दिन की देरी भी क्यों हो, दवाई नहीं है, कल कोई एक आदमी जान नहीं चली जाए, उस रूप हमने काम किया। तो अभी भी हमें याद है
तो अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में हमने पीएचसी, सीएचसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इस मेडिकल के अंदर हमने कोई कमी नहीं रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि राजस्थान में मेडिकल के अंदर और ज़्यादा मजबूती लाएं। आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि राजस्थान में सब तरह की सुविधाएं हो और उसी रूप में तमाम जिस रूप में तैयारी करी, इसीलिए WHO और राजस्थान के मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ी थी। आज चिरंजीव योजना आई है। ये योजना अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है। इसमें हमने कोई रखा नहीं है आयुष्मान भारत की तरह के एक कैटेगरी के लोग ही आएंगे। पूरे प्रदेशवासी इसमें भाग ले सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। 5 लाख का बीमा और 850 रुपये कुछ लोगों से जो कि इनकम टैक्स पे वगैरह हैं उनसे। आप को जान के खुशी होगी, अभी तक करीब इस योजना के अंतर्गत जो इलाज हुआ है 6 लाख लोगों का तो इलाज हो चुका है। इसके अंदर 6 लाख लोगों का इलाज हो चुका है और 900 करोड़ के आसपास की पेमेंट हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार योजना। मैं हाउस के माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा, आप भी अपने अपने क्षेत्रों में, प्रदेश के जहाँ भी संपर्क आपका है, एक भी व्यक्ति जो है उसमें छूट नहीं जाए, क्योंकि जब तकलीफ होती है, बड़े बिल बनते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तब उसको तकलीफ होती है। तो मैं समझता हूँ इसमें हमें आगे आकर के भाग लेना चाहिए। इस रूप में इस स्कीम को और मजबूत करना चाहते हैं। बाकी CHC, PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब में हम लोग चाहेंगे कि मजबूती हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास पहले 200 मेट्रिक टन मुश्किल रहती, आज हमने जो व्यवस्था करी है उसमें अध्यक्ष महोदय 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की, 200 मेट्रिक टन से 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया हम लोगों ने। ऑक्सीजन बेड जो है पहले हमारे पास 5900 थे, अब हम 28,000 कर दिए ऑक्सीजन बेड्स। ICU बेड 1200 थे, 6000 कर दिए ऑक्सीजन ICU बेड, जिसकी जरूरत पड़ती है ICU बेड। बच्चों का ICU 665 थे, अब हमने 1600 कर दिए। तो अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम है कि आज हम लोग किसानों के लिए जो है, जिस प्रकार से उनको जो हमने किसान सम्मान निधि दी है 1000 रुपये की प्रति माह, पिछली सरकार ने 833 रुपये दिए थे बिना बजट के, चुनाव के वक्त घोषणा कर दी थी। हमने बढ़ा के प्रॉपर वे में बजट में रख करके अब किसान को मिल रहे हैं 12,000 रुपये प्रति वर्ष। हमने किसानों के आते ही कर्जे माफ़ किए, 14,000 करोड़ रुपये हमने माफ़ किए। और केंद्र सरकार की जो बैंकें हैं उसके लिए लगातार हम दबाव बनाए रखते हैं, आप 1 टाइम सेटलमेंट करो। अगर आप विजय माल्या, नीरव मोदी और नया कल परसों आ गया ABG शिपयार्ड, अगर इनके 23,000 करोड़ कर दें, गायब सिंगापुर, कोई लंदन, और बाकी बड़े बड़े उद्योगपतियों के NPA होता है बैंकों में, उनके करोड़ों में होता है। कहाँ तो एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए NPA समाप्त, सेटलमेंट, और काम कहते किसानों के साथ सेटलमेंट करो, उनका हिसाब देंगे आप। क्या दिक्कत आ रही है? आप सेटलमेंट आप आ गया हो, जैसे इंडस्ट्री के लिए आते हो, जो हिस्सा किसान का होगा वो हम चुकाएंगे, कर्जा माफी हो गई। वो नहीं है, इनको तो किसानों को भड़काना है। वादा किया, वादा खिलाफी कर दी। 2 साल 3 साल ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि मैंने कहा आपको कि तो झूठ बोलने में तो माहिर है।
और उसी रूप में इनकी दुकानदारी चल रही है। दुकानदारी उसी रूप में चल रही है इनकी पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, हमने लघु सीमांत किसानों को भी जो है करीब जो 75 साल के उनको 1500 रुपये का अलग से पेंशन दे रहे हैं। ये नई स्कीम मैंने शुरू की थी 19 के अंदर। दिन में बिजली अध्यक्ष महोदय 15 जिलों में शुरू हो गई है। बाकी हमारा प्रयास आगे के लिए भी 2,54,000 कृषि कनेक्शन दे दिए हमने 3 वर्ष में, और बीजेपी ने 5 साल में दिए थे 2,62,000। हमने 3 साल में दे दिए 2,54,000 कनेक्शन दे दिए हैं। 50,000 हेक्टेयर में ड्रिप इरीगेशन, 1.12 लाख हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर का 47 किलोमीटर रेल लाइन। बहुत बड़ा काम है ये। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, चाहे इरीगेशन के काम हो, चाहे वो PhD के काम हो, दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा JJM स्कीम जो है उसके अंदर हमारा विशेष फोकस है, क्योंकि राजस्थान में हमेशा पेयजल की समस्या बनी रही है और इरीगेशन की, क्योंकि हमारे यहाँ 12 मासी नदियाँ नहीं हैं, इसलिए तकलीफ आती है। तो अब पानी के महत्व को समझते हुए मैं समझता हूँ कि JJM स्कीम में हमने मांग की थी भारत सरकार से कि आप 50% के बजाय 90-10 करें, जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होता है। पर उनकी नीति ठीक नहीं, अभी तक कोई जवाब दे नहीं रहे। और हमारे खुद के मंत्री राजस्थान के हैं, जल शक्ति मंत्री, उनका राजस्थान की तरफ कोई मतलब नहीं है, राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। चाहे कितनी मांग कर लें ERCP की, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो वसुंधरा के वक्त बना हुआ था, उसको हम कहते राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। प्रधानमंत्री ने वादा किया, मंत्री हमारे यहाँ का है, पर उसके लिए वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना उसके लिए करेंगे, ना वो ये 90-10 के फॉर्मूले पे करेंगे। और इसीलिए आज तकलीफ हो रही है। अभी 5-7 दिन पहले ही कैन बेतवा लिंक जो है मध्य प्रदेश और यूपी का, उसके लिए 40,000 करोड़ मंजूर कर दी, 4,000 करोड़ मंजूर कर दी, 44,000 करोड़ जो है उसके लिए मंजूर कर दिए, क्योंकि चुनाव आ रहे थे यूपी के अंदर। और ये योजना पहले की है कैन बेतवा, अभी तक कर नहीं रहे, अब कर दिया उसको। राजस्थान की तरफ ध्यान दे नहीं रहे। अगर हम दबाव बनाएंगे, हो सकता है चुनाव आने के पहले इनको ERCP की भी घोषणा कुछ करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो 13 जिले जो हैं, 13 जिले के लोग सबक सिखा देंगे। 13 जिले के लोग सबक सिखा देंगे। फिर जयपुर भी आता है, बता देंगे। 13 जिले की 82 तो विधानसभा क्षेत्र, 82। इनको मैं आगाह कर रहा हूँ, है नहीं तो भी आगाह कर रहा हूँ, बात पहुंच जाए कि 82 तो विधानसभा क्षेत्र आती है, कैसे अफोर्ड करेंगे। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर में किया, फिर अजमेर में किया, 2 मीटिंगों के अंदर। चुनाव चल रहे थे सब तो, और जब चुनाव हो गए तो भूल गए उसको। हम कह रहे हैं आपको तकलीफ क्या हो रही है? अगर आप और जगह कर सकते तो राजस्थान के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो सदी से हम लोग तकलीफ में हैं। 25 तो सांसद दे दी इनको हमने, प्रदेशवासियों ने। जनता ने क्या गुनाह किया बताइए? 25 सांसद दे करके प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो इसको? जल जीवन मिशन की बहुत शानदार योजना, बड़ी योजना है, तो वाह लूट रहे हैं। अरे इनको पूछो, 45% आप दे रहे हो, 45% हम दे रहे हैं, 10% जनता से मांग कर रहे हैं, तो आपकी योजना कैसे हो गई? इतना मीडिया इनके प्रभाव में है, ये हमारे साथी बैठे मीडिया वाले दबाव में है। ये लोग, इनके मालिक लोग तो पूरी दबाव में, कब इनकम टैक्स, कब ईडी, कब सीबीआई पहुंच जाए उनके यहाँ पर। इसलिए सब डरे हुए हैं ये लोग। ये मेहनत करते हैं, मेहनत यहाँ करते हैं, बाहर आके बैठ लेते हैं, पर जब ऑफिस जाते हैं तो पता नहीं वो न्यूज़ छपेगी नहीं छपेगी इनकी, इनको नहीं मालूम है। इशारा होता है ऊपर से, उसी ने न्यूज़ छपती है, उसी ने टीवी बोलता है, देखते दिखाता है। हमें मालूम है बातों को, ये भी जानते हैं। इसलिए 25 सांसदों की भूमिका भी कटघरे में है। बताओ वो क्या करे राजस्थान के लिए, पता है हम लोगों को? कोई मतलब नहीं। जोधपुर लिफ्ट का है, गुड़ा मलानी की
जो फॉरेन कंट्री से स्कीम बननी है, जुड़नों की स्कीम बननी है, जायका से और फ्रांस से, ये तमाम योजना जो है ये जल शक्ति मंत्रालय में आती है। कम से कम मंत्री को चाहिए, खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करो राजस्थान के लिए, एक काम तो कर दो। एक काम बताओ मैंने ये काम किया राजस्थान के लिए, तो बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की बात बहुत की जाती है। कानून व्यवस्था बहुत खराब है राजस्थान के अंदर। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, कितने रेप हो रहे हैं या कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, पर अध्यक्ष महोदय हमने सरकार बनते ही जो स्टेप उठाए थे, मुझे याद है कि सरकार बनने के मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर अंदर मैं PHU में गया और हमने 4-5 निर्णय किए थे। FIR कंपल्सरी, कोई मामूली बात नहीं है। पूरे कंट्री में एकमात्र राजस्थान राज्य है जब थाने में कोई जाएगा तो FIR को लॉन्च करना ही पड़ेगा, वरना पहले भगा देते थे व्यक्ति को, और वो नहीं करेगा तो SP ऑफिस करेगा। उसका परिणाम ये रहा कि 18 थाना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब शांति सब लोग FIR दर्ज कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से यूनिट बनाई हम लोगों ने, DOSP, उसके बाद में एडिशनल SP रैंक का ऑफिसर लगाया हर जिले के अंदर। केस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत ट्रैकिंग हो सके किसी क्राइम की, हीनियस क्राइम की, उसको हमने शुरू किया। और लीगल ऑफिसर लगा रहे हैं हीनियस क्राइम में, जिससे कि लीगली कोई ड्यूटी कमी नहीं रह जाए, तफ्तीश के अंदर भी और चालान पेश के अंदर भी। यहाँ तक हमने ध्यान दिया और मैं समझ के परिणाम सामने आए अध्यक्ष महोदय, जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। CRPC के माध्यम से 156(3) में कोर्ट से FIR आती थी, पहले आदेश आते थे FIR दर्ज करने के 33%, वो हमारी निर्णयों के बाद में 16% पे आ गए। 16% आगे 33-16 पे आ गए हम लोग। महिला अत्याचारों का अनुसंधान समय जो है पिछली गवर्नमेंट वक्त में लगता था 274 दिन, अब लगता है सिर्फ 80 दिन लगते हैं। 80 दिन लगते हैं। थानों में हमने स्वागत कक्ष बनवाए कल्चर बदलने के लिए। फंडिंग हो रहे वो कई जगह काम भी शुरू हो गए। 711 थानों में स्वागत कक्ष बन रहे हैं, कुछ बाकी रह गए बन रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट में, पॉक्सो में 3 साल में अध्यक्ष में 6 लोगों को तो फांसी की सजाएं हुई है। 137 आजीवन कारावास हुए हैं। इतिहास में आज तक कभी इतने फैसले जल्दी नहीं हुए। एक एक घटना मेरे पास है, वो टाइम लग जाएगा, सुना नहीं सकता उनको। इस प्रकार से NCR में अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी शायद कहा था, उन आंकड़ों को भी तोड़ मोड़ के बताया गया यहाँ पे। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पहले कोट कर दिया अपनी किताब पे, अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर बैठते हैं। एक भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो बहुत ही क्रेडिबल संस्था है, उसकी कोड में पढ़ के मैंने सुना है आपको। और NCRB के आंकड़ों के आधार में 19 से 20 में राजस्थान में अपराध कम हो गए हैं। अब NCRB के डाटा वाली किताब पढ़ें, मालूम पड़ जाएगा आपको। किताबें उपलब्ध होगी और इंटरनेट पर भी होगी साथ में। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर जो वृद्धि हुई है आंकड़ों की, उसमें आप देख लीजिए 19 में और 20 में, 21 के डेटा भी आए नहीं NCBR के, 6 महीने बाद में आते हैं। 28% वृद्धि हुई है पूरे देश के अंदर। गुजरात में वृद्धि हुई है, 62% वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है 4.66%। मध्य प्रदेश में हुई है 8.19%। हरियाणा में हुई है 15.67%। और राजस्थान एकमात्र राज्य है अध्यक्ष महोदय जहाँ पर -14.46% हुई, -14%। NCBR के आंकड़े हैं। और ये हमारे साथी पिछले साल भर से जो बोल रहे हैं क्राइम बढ़ गए, रेप राजस्थान में हो रहे हैं। अरे घटनाएं तो हिंदुस्तान भर में हो रही है भाई, पर कितनी त्वरित गति से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, चालान पेश हो रहे हैं। और ये जो 7 घटना मैंने बताई आपको फांसी की सजाओं का,
और 137 आजीवन कारावास का। ये उसके परिणाम एक टाइमली किस प्रकार से हम लोगों ने उसको तय किया है कि दर्द होने के बाद में, चालान पे होने के बाद में भी तब जाकर के टाइमली पे सजा हुई है। कुछ 10 दिन में हुई, कोई 1 महीने में हुई है, इस प्रकार सजा हुई है। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी 19 की तुलना में 20 में अपराध के प्रकरण बढ़े हैं। कहने का मतलब राजस्थान में घटे हैं, इस बात को ये लोग बोलने के तैयार नहीं है। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय मैं संक्षिप्त ये कहना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था पे हमारी पूरी तवज्जो है और मैं समझता हूँ कि रेप की आरोप लगाना बहुत मुश्किल काम है और सोच समझ लगाना चाहिए। एक अध्यक्ष महोदय में कोट करना चाहूँगा, अलवर में जो बालिका के साथ में डेफ मैडम बालिका थी, दुर्घटना को लाभ लेने के लिए उनको नाम बलात्कार कर दीजिए, ठीक है। हमने कहा जहाँ सीबी से करो, सीबी से करवा लो। अब इनको चाहिए कि सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, जाए दिल्ली में, वो सीबीआई ले क्यों नहीं रही केस को? तुमने मांग करी थी, हमने मांग पूरी कर दिया आपकी, सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया, वो ले क्यों नहीं रहे हैं? वो जिम्मेवारी किसकी है, इनकी नहीं है क्या? कटारिया जी हो, चाहे वो आपके पूनिया जी हो, राठौड़ साहब हो, जो भी साहब है, कई साहब बैठे हैं वहाँ पर, इतने साहब इकट्ठे हो गए हैं कि साहबों का सरदार कौन होगा कि इसको पता नहीं किसी को। एक अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने उस वक्त कहा था, आप क्यों बिना मतलब बलात्कार की बात करते हो, इनके परिवार में क्या बीतरी होगी। मैंने स्टेटमेंट उस वक्त कहा जब मैंने एक घटना हुई थी और मुझे मालूम पड़ा था कि डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, कोई रेप हो ही नहीं है उसका, ना रेक्टम, ना वेजाइना, ना हाइफन क्या कह रहा था वो हाइफन। अब उसके बाद में आपके रेप हो गया तो क्या बीतेगी परिवार पर। अब मैं कहना चाहूँगा आपको अध्यक्ष महोदय, ये जो कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ आपको। रेप इज नॉट मेरली ए फिजिकल असल्ट, इट इज ऑफन डिस्ट्रक्टिव ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम। यानी बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि ये अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। अध्यक्ष महोदय रेप हुआ ही नहीं, आप रेप चिल्ला रहे हो। फिर भी हमने कहा जांच करवा लो कोई बात सीबीआई से, आप करवाइए जांच, कौन मना करवा, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके लिए पता नहीं गायब हो गए सब लोग। अरे ये बात मैंने सब सुना था, इनको मालूम था मैं क्या क्या सुनाऊंगा, इसलिए भाग गए यहाँ से। अध्यक्ष महोदय मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चाहे क्राइम की स्थिति हो, हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेशवासियों को सहयोग मिले और सख्त से सख्त सजा कैसे मिल सके अपराधियों को, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मैं अध्यक्ष महोदय आपको विश्वास दिलाता हूँ। सड़कों के मामले में अध्यक्ष महोदय आप समझ लीजिए कि मेरी भावना क्या है उससे, क्योंकि हमारे अधिकांश माननीय सदस्यगण सड़क, 1 सड़क, 2 सड़क, 5 सड़क की बात करते हैं। और मैंने पहले भी काफ़ी कुछ किया, करने का प्रयास किया है। प्रति एमएलए को दिए हैं, म्यूनसिपलिटी, नगर निगम, नगर पालिकाओं को भी अलग दिया, और बाकी स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड सब कुछ किया। और 3-3 सड़कें हर जिले से मंगाते हैं हम लोग कलेक्टर से भी कि सही रूप में कौन भ्रष्ट सड़कें हैं, तो ये हमने किया था। और ये मेरी प्रायोरिटी आज भी है, कल भी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उसका कारण भी है, उसका कारण ये है अध्यक्ष महोदय, सॉरी मैं पीछे देखने लग गया। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का कहना था अमेरिका में इसलिए सड़कें अच्छी नहीं हैं क्योंकि ये विकसित देश है। अमेरिका में सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि ये विकसित देश है, बल्कि अमेरिका में सड़कें अच्छी है इसलिए ये हमारा देश विकसित देश कहलाता है। अध्यक्ष महोदय, सड़कों का वो महत्व है, इस महत्व को मेरे जहन में है
हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में, कोई ज़माना था कि सड़कें बहुत ही ख़राब थी राजस्थान की, और एक कहावत बन गई थी कि जब गुजरात से आप आओ उस वक्त गुजरात की सड़कें बहुत शानदार मानी जाती थी। अगर आप गुजरात से बाई रोड आते हो, अगर आप नींद ले रहे हो कार के अंदर, नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया। वो टाइम भी देखा हमने। आज वो स्थिति बदल गई अध्यक्ष महोदय। अब गुजरात से आपके मित्र आए थे, वो जो हमारे इलेक्शन अभी कमीशन के चेयरमैन है AICC के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गुजरात से आया हूँ और शानदार सड़कें आपकी है, हमारे से बेहतर सड़कें आपकी हो गई है। तो अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने PMGSY का काम टाइम पे किया, RIDF से लोन लेके किए हैं। इस प्रकार से राजस्थान में नॉन पेचेबल सड़कों का ध्यान रख रहे हैं, मिसिंग लिंक का ध्यान रख रहे हैं। ये मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा, आने वाले वक्त के अंदर भी हम सड़कों के सेक्टर में पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा नौकरी हमने दी है, 1 लाख नौकरी दी है, 1 लाख से अधिक प्रकृति ने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दी है। 182 खिलाड़ियों को नौकरी अभी तक दे दी गई है। ये पहली बार इतिहास में बना है 182 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। 2% आरक्षण किया उनके लिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 10,000 युवाओं को फ्री कोचिंग दी जा रही है। अंबेडकर DBT योजना में जिला व संभाग पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक मदद अलग दी जा रही है। और विदेश के लिए अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप हमने प्रारंभ की थी, उतना ही बहुत कम लोग आए हैं। हम पता लगा रहे हैं कि क्या क्या हम इनमें छूट प्रदान करें, जिससे कि अधिक हमारे छात्र लोग इसमें भाग ले सकें। हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एक आमेर से आने वाले हमारे सदस्य वही हैं, आमेर वाले तो पूर्णिया जी। 1 लाख हवा में बात कर रहे हो, 1 लाख हवा में बात कर रहा हूँ। और पूर्णिया जी इनके क्या, वो भी तो एक अध्यक्ष भी इनके, वो भी उम्मीदवार हैं आगे के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरियाँ। बताइए, अब मैं 2 मिनट लगेंगे, मुझे पढ़ के सुना दूँ, कम से कम कहीं ना कहीं तो उनसे मालूम पड़ेगा। RS राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 1100, कृषि पर्यवेक्षक सहायक कृषि अधिकारी 2250, पुलिस कांस्टेबल उप निरीक्षक 4500, नर्स ग्रेड द्वितीय ANM 11600, चिकित्सा अधिकारी 2733, लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर ECG टेक्नीशियंस 1500, पशुधन सहायक 2100, कनिष्ठ सहायक 14,000, महिला सुपरवाइजर नर्सरी स्टाफ अध्यापक संरक्षक अधिकारी बाल विकास अधिकारी 1100, अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय जो पहले 28,000 थे, फिर हमने 30,000 और जोड़ दिए, 33,000 थे, 33,000 और जोड़ दिए। अब तो हमने प्रधानाध्यापक वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता PTA ग्रेड 3 ये 20 आए, मैंने बता दिया आपको। प्रयोगशाला सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष 1800, संस्कृत शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता 1000, सूचना सहायक 1300, आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स 1025, ऊर्जा विभाग में सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता हेल्पर इत्यादि 3200, जेल वार्डन वाहन चालक उप निरीक्षक पुलिस 667, अन्य 4200 रुपये। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया है। पर मेरा मानना है इसके बावजूद भी कि सब सरकारी नौकरी से काम नहीं चल सकता, ये मेरे ध्यान में है। उसके अलावा भी आपको एवेन्यू क्रिएट करने पड़ेंगे, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर उद्योग व्यापार आगे बढ़े। वो तब होगा तब देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। और फॉर्चुनेटली देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक होने लगी है अध्यक्ष महोदय, एक शुभ संकेत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट इवेंट हम करने जा रहे थे 23-24 को राजस्थान के अंदर, हमारे शंकुतला रावत जी के नेतृत्व में कई दिल्ली से गए, कलकत्ता, बेंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई, अहमदाबाद, बम्बई, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हमने कहा कि हम MOU साइन नहीं करेंगे पिछली सरकार की तरह,
वो खाली कागजों में रह जाते हैं। हमने कहा एमओयू के साथ में आप उसके पहले पूरी फॉर्मेलिटी करवाओ कि जब ये इवेंट हो तब साथ में शिलान्यास के साथ हो, ये हमने कहा है। और पहली बार होगा ये कि शिलान्यास के साथ होगा। और मुझे खुशी है कहते हुए, जैसा आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय कि हमने सरकार बनते ही MSME एक्ट बनाया था, जिसमें सभी तरह की छूट दी गई थी, कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें 12,000 से अधिक एप्लीकेशन आ गई है। कस्टमाइज पैकेज हमारा शानदार है राजस्थान के अंदर जिस 19 के साथ में। देखो हर ब्लॉक में आपको मालूम ही है कई आपके क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगा रहा है और 147 में से 64 जगह तो बनने लग गए हैं, आगे काम हो गया है। प्लॉट भी ले लिए। कल किशनगढ़ से आने वाले विजय ने कहा भी है कि जहाँ 64 जगह काम शुरू हुए वहाँ पे प्लॉट ही बिक गए हैं, प्लॉट बिक गए हैं। गुड। किशनगढ़ विधायक बता ही रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरी सीमित होती है। हम चाहेंगे कि हर संभव प्रयास करें जिससे कि बेरोजगारी कम से कम राजस्थान में हो, चाहे वो FDI के माध्यम से हो, चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट आए। अध्यक्ष महोदय इसके अलावा बाकी तो हमारे यहाँ तेल निकल गया है, गैस निकलने जा रही है, रिफाइनरी लग रही है। दुर्भाग्य से रिफाइनरी 5 साल डिले कर दी भारत सरकार ने। उसके कारण से अध्यक्ष महोदय अभी तो लोगों को पता नहीं लगा है कि जो 40,000 की रिफाइनरी थी वो 72,000 की रिफाइनरी बनने जा रही है। 72,000 की। किसके पास जवाब है इनके पास में? किससे को पूछूं, किससे पूछूं? यहाँ कोई है ही नहीं, बैठे खाली है। बताओ किससे पूछूं? भाई बताओ, है कोई आपके मित्र? बुला के ले आए उनको। ये स्थिति उनकी, ये स्थिति है। 72,000 की बन जाएगी। अब बोलते चमकते लोग बोल नहीं रहे अभी अधिकारी लोग भी कि हाँ 72,000 की हो रही है, 72,000 की हो रही है। मुझे अंदर नहीं मालूम पड़ा। 40 से 72, कल्पना करो आप, ये स्थिति है। ये आईना है भारत सरकार का, SPCL का। बताइए आप, 26,000 भागीदारी हमारी है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि भागीदारी हम बढ़ाने की स्थिति में है, क्योंकि राज्य सरकार तो कभी रिफाइनरी जाती नहीं है। हमें खूब दोष दिए गए। वसुंधरा जी ने खूब कहा पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, और 26 में भागीदारी क्यों? मैंने कहा वसुंधरा जी, देश भर में रिफाइनरी में कभी भागीदारी होती नहीं राज्य सरकारों की, क्योंकि कंपनियों में तो 5-6 रिफाइनरी उनकी, एक घाटे में जाती है, दूसरे फायदे में आती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट घाटे में कोई रिफाइनरी चली गई तो वो कहते भुगतेगी। तो कभी पार्टनर बनते नहीं। सिर्फ आसाम के अंदर 8-10% की पार्टनरशिप थी। मैंने उस वक्त भी कहा था, उस वक्त तो अलग बात थी, अब अलग बात है ना। उस वक्त तो तनातनी ज़्यादा थी, अब तनातनी अलग तरह की है। इसलिए वो तनातनी कहना पड़ रहा है कि ये जो स्थिति है इसको समझने की आवश्यकता है कि रिफाइनरी से भी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कोई 800 हेक्टर में एकड़ में बन रही है। पूरा एरिया ले रहे हैं हम लोग, जहाँ पे इंडस्ट्री कई तरह लगेगी। वहाँ पर राजस्थान में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे वहाँ पर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बिजली का मामला है। बिजली में तो आपको तो मालूम है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस पर राजस्थान में बिजली 13 मेगावाट थी। यहाँ पर खाली राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमानी थी। वो भी हो सकता है कि जनरेटर की हो। आज 23,000 से अधिक मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। हमने इन 3 साल में 2009 से 70 मेगावाट बिजली क्षमता बढ़ाई है। इन 3 साल में 2009 से 70 मेगावाट बढ़ाई है। और नई ऊर्जा, सोलर पॉलिसी में बना दी। आज हम कह सकते हैं 10,507 मेगावाट सोलर क्षमता से राजस्थान प्रथम बन गया, देश के अंदर प्रथम बन गया। विंड एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, हवा से एनर्जी 4,338 मेगावाट, बायोमास 120 मेगावाट बन रही है। अभी पिछले सप्ताह ही
3,05,000 करोड़ के सोलर एनर्जी के MOU हुए हैं साइन। 90,000 मेगावाट उत्पादन उससे होगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अध्यक्ष महोदय, अभी तक 3 साल में हम लोगों ने 16 लाख घरों कनेक्शन दिए हैं और 2.54 लाख कनेक्शन दिए कृषि को दिए हैं। इस प्रकार का हमारा ध्येय है कि इस प्रकार से हम आने वाले वक्त में बिजली का उत्पादन और बढ़ाएं, जिससे कि कभी ऐसी स्थिति नहीं बने कि हम लोग डिफिशिएंट रह जाएं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि IMR MMR ये भी बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट, इसमें हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए रहे हैं पहले, अब जाके हम सुधरने लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने प्रायोरिटी दी है महिला बाल विकास विभाग को और तमाम तरह से हम सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं उनको। अभी TSP एरिया में तो हमने 95% से अधिक संस्थागत पैसे होने लगे, बहुत शुभ संकेत है। उसके अभाव में कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी और MMR बढ़ जाता था, उसको ध्यान रखते हैं। उड़ान योजना के लिए मैं हाउस के माननीय सदस्यों से पक्ष विपक्ष सबको कहना चाहूँगा कि अभी तक 2,82,000 बालिकाएँ महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो सके। हम चाहेंगे पूरे प्रदेश के अंदर 200 करोड़ रुपये हमने रखे हैं इसके अलग से कि महिलाओं को बीमारी नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो। और ये संकोच करने की बात नहीं है, इस झिझक को ख़त्म करना चाहिए। और समय आ गया कि गाँव के अंदर महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए आगे आके हम लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी टीकाकरण अच्छा हो रहा है राजस्थान के अंदर, IMR भी कुछ सुधर रहा है, कुपोषित बच्चों का भी काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। इस प्रकार हम लोग चाहते हैं कि इस बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा तो सोशल सिक्योरिटी का मालूम है कि उसमें हम लोगों ने फ्री मेडिसिन और जो कुछ भी किया है वो आपके सामने है। उस पर मैं इतना जोड़ना चाहूँगा, इंदिरा रसोई योजना शुरू कर रखी है। अनाथ बच्चों का मैंने बता दिया, वो पैकेज दिए हम लोगों ने कोरोना काल में, सब सोशल सिक्योरिटी में आते हैं। और एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय, असहाय लोगों को हमने 5500 रुपये प्रति परिवार DBT की थी कोरोना काल के अंदर 33 लाख असहाय लोगों को। पर अध्यक्ष महोदय, मजदूर जो होता है वो खाली मशीनें नहीं बनाती बिल्डिंगों को, देश के निर्माण में ह्यूमन टच भी होता है। मशीनें काम आती है, मशीन जगह है, पर व्यक्ति जो होता है, श्रमिक होता है, उसके बगैर निर्माण नहीं हो सकता है। तो वो बूढ़े हो जाते हैं 60 साल के बाद में, उनका सही साथ नहीं देता काम करने में। अगर उसके आगे भी जो कोई नहीं है तो क्या बीतती है उसके ऊपर। तो वक्त आ गया कि विकसित राष्ट्रों की तरह अध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान में भी और देश के अंदर भी सोशल सिक्योरिटी हर व्यक्ति को मिले, और जो मजदूरों को टॉप पे रखना चाहिए, मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय। ये मैंने करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो बजट जो है आने वाला 23 को है, पक्ष विपक्ष को कहना चाहूँगा कि कोई सुझाव देना चाहे, बेहतरीन सुझाव देना चाहते हैं आप लोग या प्रदेशवासी देना चाहते हैं, तो अभी वक्त है मेरे पास में। मैंने काफ़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा बजट पेश हो राजस्थान के अंदर, राजस्थान के फ्यूचर को देखते हुए। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथी कोई सुझाव देना चाहते हों अपने क्षेत्र का या जिले का या प्रदेश के या कॉमन कोई ऐसा इश्यू हो, मुझे बहुत खुशी होगी। हम चाहते हैं कि ऐसा राजस्थान में जहाँ सभी लोग निरोगी होकर चिरंजीव रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी रूप में जो मैंने आपको कुछ अपनी बात बताई है, उस ढंग से ही आने वाले वक्त में हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सब मिलकर के किस प्रकार से अभिभाषण जो दिया राज्यपाल महोदय ने, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि
उनके जो व्यवहार उन्होंने किया उचित नहीं था वो व्यवहार, बल्कि कहना चाहिए कि अच्छा नहीं था। और तब भी राज्यपाल महोदय ने भाषण को दो लाइन नहीं पढ़ी थी, पहले की 2, लास्ट में 2। मुझे इस बात की खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने फिर भी पूरा 1 घंटे का भाषण पढ़ के सुनाया है, इस बात की मुझे खुशी है। इसलिए मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि श्री गोविंद सिंह डोटासरा सदस्य विधानसभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो पक्ष में वो ना गए,